नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सोमवंश को। ठीक है, तो सोमवंश के 4 शाखा और 4 शाखाओं में हम लोगों ने 2 शाखा को देख चुके हैं, मैकल के सोमवंश और सिरपुर के पांडु वंश या सोमवंश। ओके, आज हम लोग को देखना है कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। ओके, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग 4 शाखा देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 शाखा, सोमवंश के 4 शाखा देख लो। ये कौन कौन सा, तो एक आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिरपुर का सोमवंश, जिसको सिरपुर के पांडु वंश के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखोगे तो ये मैकल रीजन का मैकल के सोमवंश। इसके अलावा एक देखोगे तो उत्कल के सोमवंश या ओडिशा के सोमवंश बोला जाएगा, ये ओडिशा है। और एक हम लोग देखेंगे कांकेर के सोमवंश। तो 4 शाखा सोमवंशियों का। ओके, 4 शाखा सोमवंशियों का। ये शाखा जो होता है ये इन सोमवंशियों से अलग मानता है अपने आप को। ठीक है, इन सोमवंशियों से ये अपने आप को भिन्न मानता है, अलग मानता है, इन शाखाओं से अपने आप को जोड़ता नहीं है। इस कारण ये उड़ीसा के कलिंग के सोमवंश, इसको याद रखना, लेकिन होते इसी वंश के हैं। इसके अलावा देखोगे तो इसको मैकल के सोमवंश, जिसमें हम लोग पढ़े थे जय के 3 वत्स, जय बल, जय बल, वत्स बल, आपका नागबल, भरत बल, सूरबल, ये सब देखे थे ना। इधर उदयन, इंद्रबल है ना, नन्न देव, फिर महाशिव तिवार देव, नन्न द्वितीय, महाशिव गुप्त, ये सब देखे थे। हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त, वासाटा, ये सब देखे थे ना। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है ये कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। ओके, कलिंग और कांकेर के सोमवंश। उसके बाद लास्ट में देखेंगे बाण वंश को। ओके, बाण डायनेस्टी, बाण वंश, बाण डायनेस्टी, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक और डायनेस्टी बचता है फनी नागवंश। ठीक है, जिसको इसी समय पढ़ना है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे मध्यकालीन में, क्योंकि उसका जो समय काल है वो मध्यकाल के समय में है। तो हम लोग जब नाग डायनेस्टी देखेंगे, नागवंश देखेंगे, तो उसमें 2 शाखाओं में उसको पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग को प्राचीन हिस्ट्री को बाणवंश, कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश, इन दोनों तीनों से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कलिंग है ना, ये कलिंग के सोमवंश। तो कलिंग, कांकेर और बाण, ये तीनों को आज कंप्लीट करेंगे और हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पूरा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कलिंग के सोमवंश को। ओके, कलिंग के सोमवंश को ठीक यहीं पर बता देता हूं, इसको मिटा दूं। देखो, कलिंग के सोमवंश, या इसी को ओडिशा के सोमवंश भी बोलते हैं। ओके, कलिंग के सोमवंश या ओडिशा के सोमवंश। सबसे पहले जानना है क्षेत्र, तो कहां, उड़ीसा। कहां पर, उड़ीसा क्षेत्र में, है ना, उड़ीसा क्षेत्र में। इसका शासन कहां रहा है, उड़ीसा क्षेत्र में। कब रहा है, कब, तो कब रहा है, तो 9वीं से 11वीं सदी में। ओके, 9वीं से 11वीं सदी में उड़ीसा क्षेत्र में इनका शासन काल रहा है। इतना जानोगे, अब समझना है। ठीक है, 9वीं से 11वीं सदी शासन काल। अब इनके शासकों को सीधा याद रखो। शासक को हम लोग, ठीक है, देखो समझना है शासकों को ना, फिर अपने आप पता चल जाएगा। शासकों को हम लोग 2 तरीके से बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, इसके एक तो होता है शिवगुप्त, है ना, शिवगुप्त। ओके, और एक होगा, इसको महाशिवगुप्त कर देता हूं एक साथ, महाशिवगुप्त, और एक होगा महाभवगुप्त। बेसिकली देखोगे तो इनके सभी शासकों के नाम महाशिवगुप्त प्रथम, महाभवगुप्त प्रथम, महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभवगुप्त द्वितीय, महाशिवगुप्त तृतीय, महाभवगुप्त तृतीय, इसी के बीच में इंद्ररथ आता है, महाशिवगुप्त चतुर्थ, महाभवगुप्त चतुर्थ, इसी तरीके से सीक्वेंस चलता है। लेकिन हम लोग को एक चीज याद रखना है, जब ये महाशिवगुप्त प्रथम, फिर महाभवगुप्त
प्रथम के रूप में जाएगा और ये शासक बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये शासक बनेंगे तो शासक बनेंगे तो इनके नाम कुछ और रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, इनके नाम पर कुछ उपाधि तौर पर कुछ अलग नाम जोड़ दिया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। तो जैसे मैं बता रहा हूं, एक तो इनके शासकों में सबसे पहले शासक का नाम आएगा, याद करो, पहले ये शासकों का नाम ही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। शासक के नाम देखोगे तो इसके इस डायनेस्टी के संस्थापक मिलेंगे आपको शिवगुप्त। शिवगुप्त का उल्लेख होगा जो इस डायनेस्टी के क्या हैं, संस्थापक हैं। शिवगुप्त के बाद देखोगे तो महाभवगुप्त, शिवगुप्त के बाद महाभवगुप्त, ठीक है, महाभवगुप्त। अब महाभवगुप्त के बाद महाशिवगुप्त, फिर से है ना, महाशिवगुप्त, इसी क्रम में चलते रहेगा। अब ये प्रथम कहलाएगा और ये भी प्रथम कहलाएगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा द्वितीय कहलाएगा, तृतीय कहलाएगा, इसी क्रम में चलेगा। फिर महाभवगुप्त, फिर महाशिवगुप्त, ऐसे चलते रहेगा। अब इनके नामों को हम लोग इसी आधार पर याद करें तो पर भी चल जाएगा, लेकिन इनको और क्या कहा जाता है, तो और क्या कहा जाता है, तो ये जो महाभवगुप्त है इसको कहा जाता है जन्मेजय, जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर थोड़ा सा, इसको कहा जाता है जन्मेजय। अब इनके नामों को कैसे याद रखोगे, तो एक ट्रिक है, ट्रिक है ना, ट्रिक को फॉलो करना है आपको। जय भीम, ठीक है, दूसरा कलर में लेता हूं, जय भीम, ठीक, जय भीम बोलते हैं ना, अम्बेडकराइट रोग, है ना। जय भीम किसको बोलेगा, अपने दोस्तों को बोलेगा। तो कौन है दोस्त, धनी, धनी, धनी कैसे लिखाएगा, ये धनी, ठीक। और एक और दोस्त चंडी, इतना को याद करो। जय भीम धनी चंडी को बोलता है, तो जैसे जन्मेजय, जैसे जन्मेजय, य से ययाति, भीम से भीमरथ, धनी तो ध से धर्मरथ, ओके। एन से नहुस, नहुस, नहुस ही मनहुस है, पहले पता चलेगा। आई से ई से इंद्ररथ, और चंडी से चंडीहर ययाति, याद हुआ, चंडीहर ययाति। तो इसको याद कर लो, मैं बहुत विशेष तरीके से समझा रहा हूं। जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, फिर धर्मरथ, फिर नहुस, फिर इंद्ररथ, फिर चंडीहर ययाति, इसी तरीके से सीक्वेंस मिलेगा। तो देखो महाभवगुप्त प्रथम क्या कहलाया, जन्मेजय कहलाया। महाशिवगुप्त प्रथम क्या कहलाएगा, ययाति कहलाएगा, ययाति, ओके। फिर महाभवगुप्त द्वितीय क्या कहलाएगा, भीमरथ। महाशिवगुप्त द्वितीय क्या कहलाएगा, धर्मरथ। फिर महाभवगुप्त तृतीय क्या कहलाएगा, नहुस। फिर सीधा इसके बीच में इंद्ररथ को रखना। फिर महाशिवगुप्त तृतीय क्या कहलाएगा, चंडीहर। इसी तरीके से सीक्वेंस बनता है, तो इसको जान लोगे, बस नामों का सीक्वेंस है। महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त। प्रथम द्वितीय यहां से स्टार्ट हुआ है। शिवगुप्त क्या है, संस्थापक है। शिवगुप्त क्या है, संस्थापक, याद रहेगा, संस्थापक, कुछ नहीं, बस। तो ये नाम नहीं जानते हो तो इसको जान लो, लेकिन ये भी पूछ देगा
कि कौन सा इसमें से जन्मेजय है, कौन से इसमें से ययाति है, तो ये महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय है, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति है। इसको भी जानना, तो आप इसका सीक्वेंस एक साथ लिख लो। तृतीय वाले जगह में इस इंद्ररथ को डाल देना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं महाभवगुप्त, महाभवगुप्त बता देता हूं, महाभवगुप्त थर्ड, और सीधा यहां पर महाभवगुप्त के बाद क्या आ जाएगा, महाशिवगुप्त थर्ड, है ना। तो इसी बीच में सीधा सीधा है ये इंद्ररथ, इसमें कोई नाम नहीं, सीधा इंद्ररथ को याद रख लेना। महाभवगुप्त कौन कहलाएगा, नहुस, फिर इंद्ररथ, और महाशिवगुप्त क्या कहलाएगा, थर्ड वाला चंडीहर। याद रहेगा, चंडीहर ययाति, चंडीहर ययाति। तो ये महाभवगुप्त ये क्या है, ये धर्मरथ है, धर्मरथ है ना। और ठीक, सॉरी, नहुस ना, ठीक। फिर इंद्ररथ, फिर ये क्या है, चंडीहर ययाति, इस तरीके से। तो इसका सीक्वेंस बना लोगे। महाशिवगुप्त को पहले याद रखना, फिर महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त। लेकिन जब थर्ड वाला ऐसा आएगा तो इसके में थर्ड, फिर इंद्ररथ, फिर थर्ड, फिर सीक्वेंस फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से चलेगा। चंडीहर के बाद आ जाता है एक उद्योत केसरी को याद रख लेना। उद्योत केसरी, उद्योत केसरी ये अंतिम माना जाता था, लेकिन और अभी बढ़ गया है। उसके बाद उद्योत केसरी के बाद पुरंजय, जन्मेजय, कर्ण केसरी, पुरंजय, जन्मेजय, फिर से जन्मेजय आएगा। और देखो ये महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय है, और ये रहेगा महाशिवगुप्त फोर्थ जन्मेजय, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो एक आएगा कर्ण केसरी। कर्ण केसरी को अंतिम शासक माना जाता है इस डायनेस्टी का। बस हो गया, ओके, हो गया, बस समझ आया। अब समझते हैं, देखो पहला ले लेते हैं जन्मेजय को, ठीक है। जन्मेजय को ले लेते हैं, सीधा जन्मेजय कर देता हूं। ठीक है, ये कौन सा है, महाभवगुप्त प्रथम। इससे पहले शिवगुप्त है ना, शिवगुप्त। शिवगुप्त कौन, तो इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक, याद रहेगा। अब जन्मेजय को जानना है महाभवगुप्त प्रथम को। महाभवगुप्त प्रथम का सबसे पहले तो जान लो कि इसके 13 ताम्रपत्र मिले हैं, कॉपर प्लेट, 13 ताम्रपत्र, ओके, एक जानना है। दूसरा चीज जानोगे उपाधि के बारे में, उपाधि के बारे में, इसके बारे में जानना है, यही इंपॉर्टेंट है ना उपाधि। तो ये त्रिकलिंगाधिपति कहलाए, त्रिकलिंगाधिपति, ओके, त्रिकलिंगाधिपति। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है करके लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। त्रिकलिंगाधिपति कहलाए और कौशलेंद्र कहलाए, ठीक है, कौशलेंद्र। अब देखोगे कौशलेंद्र क्यों कहलाए, क्योंकि इन्होंने सारंगगढ़ और सिरपुर वाला क्षेत्र जीत लिया था, इस कारण ये कौशलेंद्र कहलाए, ओके। सारंगगढ़ और सिरपुर वाला क्षेत्र जीत करके कौशलेंद्र कहलाए। त्रिकलिंगाधिपति देखोगे तो त्रिकलिंगाधिपति कैसे, तो ये कौशल क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र है ना, और ये कौशल उत्कल के अलावा अन्य कलिंग क्षेत्र, कलिंग, उत्कल, कौशल, ये तीनों क्षेत्र को जीते, इस कारण ये त्रिकलिंगाधिपति कहलाए। इसको याद रख लेना। कौन, जन्मेजय महाभवगुप्त प्रथम, 13 ताम्रपत्र, उपाधि त्रिकलिंगाधिपति कौशलेंद्र। अन्य उपाधि में देखोगे, अन्य उपाधि में
तो अन्य उपाधियों में देखोगे तो यही क्या कहलाए, परम महेश्वर कहलाए, परम महेश्वर कहलाए, याद रख लेना, परम महेश्वर, परम भट्टारक, परम भट्टारक, याद रहेगा, परम भट्टारक, ये याद कर लेना, ठीक है। परम महेश्वर, परम भट्टारक, ये सबको जानना है, ठीक है, ओके। परम महेश्वर, परम भट्टारक, इनके राजमुद्रा में लक्ष्मी जी का अंकन है, राजमुद्रा में क्या है, लक्ष्मी जी का अंकन, लक्ष्मी जी का चित्र है, ठीक है, लक्ष्मी जी का अंकन, याद रहेगा। बस इतना जान लो, उपाधि जानो, तेरा ताम्रपत्र जानो और ये राजमुद्रा जानो, ठीक है, ये राजमुद्रा जानो, बस हो गया। कोई दिक्कत? महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय, जन्मेजय के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, जय भीम, तो या और या से ययाति, और ये कौन कहलाएगा बताओ, तो महाशिवगुप्त प्रथम, है ना, महाशिवगुप्त प्रथम, जय भीम, तो ज से जन्मेजय, य से ययाति, तो ययाति को याद रखो। अब ययाति में क्या है, कुछ खास नहीं, ययाति में क्या, कुछ खास नहीं, इसमें याद रख लेना मार मंजूर शिलालेख, ठीक है, क्या, मार मंजूर शिलालेख, और मार मंजूर शिलालेख से पता चलता है कि इन्होंने उड़ीसा क्षेत्र को जीत लिया था, उड़ीसा क्षेत्र को जीता था, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? मार मंजूर शिलालेख, ययाति को जानना। इसके बाद देखोगे, ठीक है, तो भीम भीम, जय भीम, तो जय भीम कुछ नहीं खास, एकदम बस याद रखना, भीमरथ, भीमरथ, और ये कौन है, इसके बाद क्या आ जाएगा, महाभौगुप्त सेकेंड, है ना, भीमरथ। और भीमरथ में देखोगे तो क्या है, देखिए भीम जी के समय में बहुत सारे अत्याचार हुए ना, तो इसके समय में भी अत्याचार होगा। और भीम रथ के समय में देखोगे तो जो त्रिपुरी के नरेश हैं, त्रिपुरी के शासक लोग इसके समय में क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, त्रिपुरी के शासक लोग इसके समय में आक्रमण करेंगे, आक्रमण करेंगे, जैसे तैसे करके ये भीम अपने क्षेत्र को बचा लेता है, आक्रमण से आक्रमण करते हैं लेकिन ये क्षेत्र को बचा लेता है ना, क्षेत्र को बचा लेता है, तो इसको याद रख लेना, ओके। कोई दिक्कत? भीम के बाद देखोगे तो जय भीम, जय भीम किसको बोलेगा, धनी को, है ना, चंडी को, तो ध से धर्मरथ, ध से धर्मरथ, याद रहेगा, पढ़ो पढ़ो भाई, धर्मरथ। अब धर्मरथ कौन हो जाएगा, सीक्वेंस बढ़ाना इधर, आप लोग, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग का दिमाग कैसा है, ट्रिक कैसा है जानो इस यहां से। धर्मरथ देखोगे तो ये धर्म की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा ना, तो धर्म की रक्षा कैसे करेगा, तो इसको कहा जाता है द्वितीय परशुराम, धर्मरथ को द्वितीय परशुराम, याद रख लेना, द्वितीय परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है, ये धर्मरथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये देखो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ना, और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर ये लोग शासन कर रहे हैं जी, तो ये लोग जब शासन कर रहे हैं तो ये धर्मरथ देखोगे, धर्मरथ, तो धर्मरथ यहाँ इधर क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार कर लेता है, और इधर देखोगे तो वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल तक इसका विस्तार कर लेता है, तो बंगाल और आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को जीत लेता है, इस कारण ये द्वितीय परशुराम कहलाते हैं, इसको जानना है। और साथ ही साथ इनका एक चीज और जानोगे, क्या,
तो इनका एक चीज कि ये अपनी राजमुद्रा में, है ना, राजमुद्रा में कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन करवाता है। किस पर? कमल के फूल पर, कमल पर बैठी लक्ष्मी जी का अंकन करवाएगा। ओके, राइटिंग समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूं उसको सुन लिया करो, है ना। ठीक है, उसका अंकन करवाएगा, द्वितीय परशुराम कहलाएगा, है ना। इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत? बताइए। अब देखो, धर्म के बाद क्या आएगा? धनी ना, धनी, 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 है ना। तो यहां से धर्मरथ, एन से नहुस, और इसमें महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त मत करना, एक केवल नहुस है। इसके बाद इंद्ररथ, है ना, इंद्ररथ। तो देखो, धर्मरथ के बाद नहुस, फिर इंद्ररथ, है ना। तो मैं क्या बोला, नहुस में आप कर सकते हो, इंद्ररथ में मत करना। इंद्ररथ केवल और केवल इंद्ररथ है। नहुस क्या हो जाएगा? तृतीय है, तृतीय। महाभवगुप्त तृतीय, और इंद्ररथ फिर महाशिवगुप्त कौन सा हो जाएगा? तृतीय, है ना। महाभवगुप्त तृतीय कौन सा है? नहुस, नहुस। फिर इंद्ररथ में कोई महाभवगुप्त मत डालना, ना शिवगुप्त मत डालना, सीधा चंडीहर में डालना महाशिवगुप्त तृतीय। ओके, तो इसके बाद देखेंगे महाभवगुप्त तृतीय, जिसको बोलेंगे नहुस। कोई दिक्कत? समझते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहुस ना कौन है? महाभवगुप्त थर्ड। और ये आपका देखोगे नहुस, तो एक्चुअल में ये मनहूस है, मनहूस। ठीक है, मनहूस तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन याद कराने के लिए जी, मनहूस, नहुस। मनहूस कैसे में? इनके शासन काल में आप देखोगे तो क्या रहेगा? अशांति फैला रहेगा। क्यों? क्यों अशांति फैला रहेगा? क्योंकि इनके अपने रिश्तेदार ही, सगा संबंधी ही लोग क्या करेंगे? सत्ता के लिए लड़ाई करेंगे। तो बेचारे का तो चैन उड़ जाएगा ना। इसी कारण अशांति का काल नहुस। नहुस, मनहूस, मनहूस से अशांति याद रख लेना, और संबंधी लोग सत्ता की लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद क्या देखोगे? अगला शासक कौन? इंद्ररथ। इसमें कोई महाभवगुप्त मत जोड़ना, ना महाशिवगुप्त मत जोड़ना, सीधा इंद्ररथ। अब देखोगे, जब यहां सत्ता की लड़ाई चल रही है अपने लोगों में ही, तो बाहर के लोग उसका तो फायदा उठाएंगे ना जी। तो इसके समय की अशांति को देखकर इस समय आक्रमण किया गया, और उसके बाद इंद्ररथ जब शासक बना, तो इंद्ररथ के समय में जो कलिंग का, या आप लिख सकते हो सोमवंशियों का, है ना, सोमवंशियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, है ना, छीन लिया गया इनसे, इनकी सत्ता से छीन लिया गया। बहुत बड़ा क्षेत्र छीना गया, है ना। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र छीन लिया गया। उसके बाद इंद्र के बाद कौन आता है? चंडीहर, चंडीहर, चंडीहर ययाति। ये कौन है? महाशिवगुप्त थर्ड। इसको जान लेना। अब चंडीहर ययाति आएगा, और ये जो छीना गया है ना, तो छीना गया उस क्षेत्र को वापस लाएगा, मतलब पुनः ये क्या करेगा? साम्राज्य को व्यवस्थित करेगा, है ना, पुनः साम्राज्य को व्यवस्थित करेगा। ये
चंडीहर ययाति है। चंडीहर ययाति पुनः साम्राज्य को व्यवस्थित करता है, अपने वैभवों को प्राप्त करता है। इसके बाद आप लोग देखोगे तो उद्योत केसरी, उद्योत केसरी। अब देखो ये पूरा फिर से बसाया है, अब आएगा उद्योत केसरी, है ना। कौन? उद्योत केसरी, इसको याद रख लेना। उद्योत केसरी कई बुक में इसी को अंतिम शासक माना जाता है, लेकिन आप ये मत मानना। उद्योत केसरी क्या करेगा? उत्कल और कौशल, है ना, उत्कल और ओड्र, इन क्षेत्र में ये शासन करेगा। ठीक है, फिर से आ गया ना। उसके बाद उद्योत केसरी के बाद देखोगे तो उद्योत केसरी, ओके, याद रख लेना यू। फिर आता है पुरंजय, फिर आपका जन्मेजय, ओके, पुरंजय जन्मेजय, फिर कर्ण केसरी। ठीक है, पुरंजय जन्मेजय फिर कर्ण केसरी। तो इसको याद नहीं करोगे चलेगा, ये जन्मेजय को याद कर लेना। ये जन्मेजय कौन है? तो महाशिवगुप्त चतुर्थ है। ठीक है, ये है महाशिवगुप्त, लिख देता हूं इसको, इधर को अब नहीं लिखता हूं। महाशिवगुप्त फोर्थ, इसी को बोलता है हम लोग जन्मेजय बोलते हैं। और ये जन्मेजय फिर से एक जन्मेजय त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे ना, वो महाभावगुप्त प्रथम था। ये यहाँ पर देखोगे महाशिवगुप्त चतुर्थ, और ये जन्मेजय कौन क्या कहलाते हैं? ये भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। तो इसी कारण इसको बताया हूं, नहीं तो नहीं बताता। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि दो लोग इस वंश में, एक महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय और महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय। ये भी जन्मेजय, वो भी जन्मेजय। ठीक है, उपनाम बोलोगे तो जन्मेजय इनका। ये भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। लास्ट में याद रख लेना कर्ण केसरी, कर्ण केसरी याद रहेगा, कर्ण केसरी। अब देखोगे कर्ण केसरी के समय में ये छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। तो यहां पर शासन कर रहे हैं कर्ण केसरी, है ना, कर्ण केसरी। कर्ण केसरी के समय में देखोगे तो इसी समय एक शासक होते हैं गंग वंश के, है ना। गंग वंश के शासक अनंत, देखो आप इंडिया को ही देखो, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समय दो यहां पर आप लोग। ये है इंडिया, इसमें पूरा डिटेल होगा ना, इस कारण में थोड़ा सा ये है इंडिया। अब मानो थोड़ा सा टेढ़ा बना है, मान लो इंडिया, मान लो टेढ़ा बना है थोड़ा सा, मैं इंडिया को ठीक ठाक बनाता हूं ना। तो यहां पर है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में देखोगे तो यहां पर ये तो तमिलनाडु हो गया, और ये कर्नाटका हो गया, और ये केरला हो गया। तो यहीं पर है आपका गंग वंश, गंग वंश, ओके, गंग वंश, गंग डायनेस्टी। और यहां पर एमपी है, एमपी है ना। और ये आपका देखोगे तो गंगा नदी ना, गंगा के पार वाला क्षेत्र, गंगा का, इसी को सरयू के पार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरी एमपी में जबलपुर के पास। तो त्रिपुरी में है आपका कलचुरी शासन, है ना। तो त्रिपुरी के शासक और इधर से गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, और इधर से त्रिपुरी शासक, ठीक है, जाजलदेव प्रथम, ओके। तो ये दोनों लोग देखोगे तो यहाँ पर कर्ण, ठीक है, कर्ण केसरी है, इसके ऊपर आक्रमण करेंगे और सोमवंशियों को समाप्त कर देंगे। तो इधर उत्तर से देखोगे तो त्रिपुरी शासक लोग, इधर गंग डायनेस्टी के अनंत वर्मन चोड़गंग लोग, ये दोनों यहाँ पर आक्रमण करेंगे और समाप्त कर देंगे। इस तरीके से कर्ण केसरी को जान लेना अंतिम शासक, याद रहेगा, अंतिम शासक। कोई दिक्कत? एकदम आसान बना दिया जी इस डायनेस्टी को, है ना, एकदम आसान। ठीक, ये ताम्रपत्र में याद रख लेना इसको। कोई दिक्कत बताइए?
बताइए। तो ये हो गया कलिंग के सोमवंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी के समय में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में ये पाली वाला क्षेत्र में बाण डायनेस्टी का शासन चल रहा था, क्योंकि 9वीं से 11वीं है, 9वीं सदी में आपका देखोगे ये पाली क्षेत्र में तुम्माड़ कोरबा पाली, यहाँ पर देखोगे तो क्या बाण वंश का शासन चल रहा था। तो बाण वंश इसके समकालीन शासक के रूप में याद रख सकते हो, समकालीन वंश के रूप में, डायनेस्टी के रूप में याद रख सकते हो। एक शासक आपका देखोगे तो विक्रमादित्य जो बाण वंश के थे, इनके समकालीन डायनेस्टी के रूप में उसको याद कर लिए। इसके बाद आपको जानना है, देखिए ये तो छत्तीसगढ़ है ना। अब छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देख लिए, ये मैकल वाला सोमवंश, सिरपुर के पांडुवंश और कलिंग के सोमवंश, इतना देख लिए। एक जानना है हमको कांकेर यहाँ पर है, कांकेर के सोमवंश। ओके, कांकेर के सोमवंश को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिर सोमवंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कांकेर के सोमवंश में हम लोग देखेंगे ये सोमवंश देखोगे तो देखिए ये 9वीं से 11वीं, तो ये 12वीं से 14वीं सदी के समय का काल है। अब हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में 1000 ईस्वी तक को ही पढ़ते हैं, उसके बाद को हम 1000 से शुरू करते हैं कलचुरी डायनेस्टी, जिसको मध्यकालीन में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में इसको मध्यकालीन में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग सोमवंश के साथी हैं, ये कांकेर वाले सोमवंश के ही एक डायनेस्टी, उसी का एक शाखा है, इस कारण हम लोग इसको यहीं पर पढ़ेंगे, याद कर लेना। प्राचीन का नहीं है, मध्यकालीन में आता है, लेकिन समय मध्यकाल के समय में आता है, लेकिन हम लोग इसको ये सोमवंश के साथ में ही पढ़ेंगे, प्राचीन समय में ही। ओके, याद कर लेना। इस कारण यहां पर हम लोग अगला शासक पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। ओके, याद रहेगा, कांकेर के सोमवंश। कुछ खास नहीं है, नाम को जानना है जी, नाम को जानना है। कांकेर के सोमवंश कौन से समय में बता ही दिया हूं, कौन से समय में बताओ। कांकेर के सोमवंश 12वीं से 14वीं सदी, याद रहेगा। यहां पर देखोगे तो ये शक संवत चलता था पहले, फिर कलचुरी संवत लाया गया, क्योंकि कलचुरी 1000 में आ गए थे, 1000 से उन्हीं का शासन रहेगा, तो कलचुरी संवत भी ये लोग यूज किए कांकेर वाले, याद कर लेना। तो हम लोग देखेंगे कलचुरी संवत का भी उल्लेख यहाँ पर। ओके, तो कांकेर के सोमवंश, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो 12वीं से 14वीं सदी में। ठीक, अब इनमें सीधा सीधा थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं और शासकों को बताऊं, इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें हम लोग सीधा सीधा देखेंगे शासकों को, शासकों को देखेंगे। तो शासकों में सबसे पहले देखोगे सिंहराज, सिंहराज याद रख लेना, ठीक है। सिंहराज एक शासक होंगे इस समय, तो सिंहराज, और इसी सिंहराज को कांकेर के सोमवंश के संस्थापक के रूप में देखोगे। सिंहराज के बाद देखोगे व्याघ्रराज, व्याघ्रराज, और व्याघ्रराज के बाद अगला शासक बोपदेव, बोपदेव, याद रहेगा। सिंहराज, व्याघ्रराज, फिर बोपदेव, और बोपदेव के 3 पुत्र हुए। ऐसा माना जाता है कि 3 पुत्र थे, और इन्हें तीनों पुत्रों ने अलग अलग शासक अलग अलग क्षेत्र में किए, तो इनके 3 शाखा भी देखेंगे। अब बोपदेव के 3 पुत्र कौन कौन, एक तो जानना है कर्णराज, कौन जी, कर्णराज। दूसरा देखना है कृष्णराज, कृष्णराज, ओके। और तीसरा जानना है सोमराज, ओके, सोमराज, याद रहेगा। कर्णराज सिहावा क्षेत्र, कर्णराज सिहावा क्षेत्र, कहां पर, सिहावा, तो एस लिख दूं। कृष्णराज कांकेर क्षेत्र, तो कांकेर के लिख दूं। सोमराज देखोगे, सोमराज
तहनका पारा बस्तर, तो बस्तर का बी लिख दूं, तहनका पारा क्षेत्र। तो 3 जगह में, एक तरफ यहां पर देखोगे तो ये कांकेर में कौन, तो कृष्णराज, एक यहां बस्तर में तो सोमराज, और ये कर्णराज देखोगे तो ये धमतरी सिहावा यहीं पर है ना, सिहावा। तो ये तीनों जगह में ये कांकेर के सोमवंशियों का शाखा था, सिहावा, कांकेर और तहनका पारा बस्तर, सोमराज का, कृष्णराज का, कर्णराज का। कर्णराज का यहीं पर देखोगे तो सिहावा ताम्रपत्र मिला है। क्या मिला है, सिहावा ताम्रपत्र। ये सिहावा क्षेत्र को उस समय देवहृत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रख लेना, सिहावा ताम्रपत्र। इसी सिहावा ताम्रपत्र से पता चलता है कि कर्णराज ने 6 मंदिर बनाए थे, 6 मंदिर, ओके। और ये 6वां मंदिर, जो अंतिम मंदिर था, 6वां मंदिर, ये इनकी खुद की रानी भोपल्ला देवी के नाम पे था, है ना। 6वां मंदिर रानी भोपल्ला से संबंधित, उसी के लिए रानी भोपल्ला, भोपल्ला देवी, ठीक है, याद रहेगा। ये है कर्णराज के बारे में। सिहावा क्षेत्र, सिहावा ताम्रपत्र, 6 मंदिर टोटल बनवाए, 6वां मंदिर रानी, अपनी ही रानी के नाम पर। कृष्णराज, जेसीबी याद है, जेसीबी, जेसीबी याद नहीं है, जेसीबी जी थोड़ा ऊपर और करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा। देखो ये यहां ले आते हैं, चलो। जेसीबी तो जैतराज, जे से जैतराज, सी से सोमराज, सोमराज। अब सी से सा कैसे आ गया, तो पढ़ो ऐसे, सा सी सा ऐसा आ रहा है ना, तो हमें याद करना है जी, है ना। और बी से भानुदेव, कैसे भी याद करो, याद रहेगा। कृष्णराज के बाद जैतराज, सोमराज, फिर भानुदेव शासक हुए, याद कर लेना। और इधर सोमराज है, इसके बाद पंपराज, पंपराज शासक बने, पंपराज, याद रहेगा, ठीक है। जैतराज, सोमराज, इसी को सोमचंद्र भी बोला जाता था। तो यहां सेम हो जा रहा है तो सोमचंद्र कर देता हूं, सोमचंद्र, वही है सोमचंद्र, यहां सोमराज और पंपराज, ठीक है, कोई दिक्कत। सोमराज, पंपराज, ये कहां, तो बस्तर में। पंपराज का बस्तर का जगह है तहनका पारा, तहनका पारा, इसको मैं लिख देता हूं ये व्हाइट कलर में। कौन सा पारा, तहनका पारा। और तहनका पारा से देखोगे तो इनका ताम्रपत्र मिला है, कितना, 2 ठो। बोर्ड कैसे कर रहे हैं जी, तहनका पारा ताम्रपत्र 2 ठो, 2 ठो, इसको याद रख लेना, तहनका पारा ताम्रपत्र। और इसी ताम्रपत्र में पता चलता है कि पंपराज ने 2 आपका ग्राम दान दिया था, जयपरा, है ना, और चिखली नामक, दोनों अलग अलग ताम्रपत्र से, ठीक है। पता चलता है कि जयपरा और चिखली नामक ग्राम ब्राह्मण को दान में दिया था, ओके, इसको याद रख लेना। कृष्णराज में इधर मत देखो कुछ, सीधा सीधा आ जाओ भानुदेव में। भानुदेव ने 1 ठो, 1 2 3 याद रखना, 1 बनाया क्या, भवन, भवन। 2 बनाया क्या, 2 ठो तालाब। और 3 ठो मंदिर, इसको याद कर लो। ये कौन, भानुदेव। 1 ठो भवन, 2 ठो तालाब और 3 ठो मंदिर, याद रहेगा। 1 भवन, 2 तालाब और 3 मंदिर। इसका उल्लेख देखोगे तो ये कहां पर शासन कर रहा है, कांकेर में। तो कांकेर शिलालेख में है, इन सब का उल्लेख देखोगे तो
कहाँ पर लिखूं जी, ऐसा करता हूं तो अब समझ आए। इसका उल्लेख कांकेर शिलालेख में, कांकेर शिलालेख इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, कर्णराज का सिहावा ताम्रपत्र, भानुदेव का कांकेर शिलालेख और पंपराज का तहनका पारा ताम्रपत्र, जिसमें गांव दान, ग्राम दान का उल्लेख है, ग्राम दान का उल्लेख है। कौन कौन सा? जयपरा ग्राम और चिखली ग्राम, ठीक है, चिखली ग्राम। कोई दिक्कत? जयपरा और चिखली ग्राम दान देने का उल्लेख तहनका पारा। और याद कर लेना, इसी तहनका पारा में कलचुरी संवत का उल्लेख है, कलचुरी संवत। ओके, कहने का मतलब ये कलचुरी की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो कलचुरी को अपना रहे हैं, है ना। कलचुरी की अधीनता बाद में स्वीकार किए कि नहीं, याद कर लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। कलचुरी की अधीनता, याद हुआ? तो इसी को जानना है, इतना ही है। कांकेर क्या क्या? तो कांकेर का सोमवंश, छोटा करके इसको मैं रिवाइज करा दूं, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। देखो दिख रहा है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया क्या? कांकेर के सोमवंश 12वीं से 14वीं सदी, शासक सिंहराज, व्याघ्रराज, वोपदेव, 3 बेटे कर्ण, कृष्ण, सोम। कर्ण के देखोगे तो सिहावा ताम्रपत्र, सिहावा क्षेत्र में 6 मंदिर, 1 मंदिर भोपल्ला देवी, इनके रानी का नाम है, उन्हीं के नाम पर उन्हीं के लिए बनवाया था। कृष्णराज के बाद जेसीबी, जे से जयतराज, सी से सा याद रख लेना, सोमचंद्र, और बी से भानुदेव, भानुदेव का कांकेर शिलालेख। पता चलेगा क्या? 1 भवन, 2 तालाब और 3 मंदिर का उल्लेख यहां पर पता चलता है। सोमराज, पंपराज, बस्तर का तहनका पारा क्षेत्र, तहनका पारा ताम्रपत्र, 2 ताम्रपत्र मिले, जिसमें ग्रामदान जयपुरा और चिखली, ठीक है। ठीक, इसको याद रख लेना। विष्णुदेव को, ब्राह्मण है एक विष्णुदेव, उसी को दिया था। और कलचुरी संवत का उल्लेख है, इससे पता चलता है कि इन्होंने कलचुरियों की अधीनता स्वीकार करी। पहले ये शक संवत थे, ओके, फिर ये कलचुरियों को भी एक्सेप्ट कर लिए। याद कर लेना ये वाला क्षेत्र। 3 जगह इनका शासनकाल, कांकेर, सिहावा, बस्तर का तहनका पारा। ये हो गया कांकेर के सोमवंश। अब हम लोग को देखना है लास्ट में क्या? तो बाण डायनेस्टी। देखो इसको पहले पढ़ना था क्योंकि ये 9वीं सदी में है। बाण वंश, बाण डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मध्यकालीन इतिहास का भूमिका बनता है ना। और एक बहुत फेमस मंदिर भी है। बाण वंश देखोगे तो कौन से समय में? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में याद रहेगा। 9वीं सदी में इसके शासक हुए कौन? देखो 9वीं सदी में शासक हुए महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर मल्लदेव। और एक शासक हुए विक्रमादित्य। कुछ खास नहीं, छोटा सा वंश है विक्रमादित्य। ओके, कौन से क्षेत्र में देखोगे तो बाण वंश पाली क्षेत्र। पाली कहाँ है? तो कोरबा में। 9वीं सदी में 875 895 के करीब करीब है ये, ठीक है, याद रख लेना। ओके, ठीक, 900 तक भी चला है तो याद रख लेना, स्टार्टिंग वहीं से है। ओके, अब इसी में विक्रमादित्य का एक मंदिर फेमस है, विक्रमादित्य ने बनवाया था, याद रख लेना, पाली का प्रस्तर शिव मंदिर। ओके, पाली का प्रस्तर शिव मंदिर,
कोई दिक्कत है? पाली का प्रस्तर शिव मंदिर, और ये फेमस है ना पाली का शिव मंदिर। और इसी का बाद में कलचुरी लोग जीर्णोद्धार करवाएंगे, रिनोवेशन करवाएंगे। क्या? तो कौन? जाजल देव प्रथम। जाजल देव प्रथम इसका क्या करवाएगा? जीर्णोद्धार करवाएगा। याद रहेगा? जीर्णोद्धार करवाएगा जाजल देव प्रथम। पाली का प्रस्तर शिव मंदिर या पाली का शिव मंदिर एक ही चीज है, इसको याद रख लेना। महामंडलेश्वर इस डायनेस्टी के, है ना, बाणवंश के शासक, उसके बाद विक्रमादित्य, फेमस है ना, सर्व प्रसिद्ध शासक, सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना, ये याद रख लेना। और अब विक्रमादित्य के बाद ही कहानी शुरू होता है कलचुरियों का। अब देखो एक छोटा सा कहानी अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं, बाकी मैं कलचुरी स्टार्ट करूंगा तो कलचुरियों की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा कि कैसे हुआ था। यहां पर ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो छोटा सा देख लो यहां पर, ये है आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ कोरबा बोल रहा है, कोरबा पाली यहां पर है। पहले तुमाड़ था राजधानी, है ना, कलचुरियों का, फिर पाली हुआ। तो ये पाली क्षेत्र को देखो, ठीक है? यहां पर बाण डायनेस्टी के लोग थे। और छत्तीसगढ़ की इस तरफ क्या है? एमपी, और एमपी में एक जगह है जबलपुर, और जबलपुर के पास है त्रिपुरी। त्रिपुरी में शासन है कलचुरियों का, और कलचुरियों का शासन त्रिपुरी में तो है। और ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक बहुत, इनके बेटे बेटे कल बताऊंगा डिटेल में, बहुत ज़्यादा हैं, 18 बेटे 18 बेटे। तो इसमें से एक शासक आएंगे शंकरगढ़ मुग्धतुंग। शंकरगढ़ मुग्धतुंग बाण डायनेस्टी के विक्रमादित्य को हरा करके यहाँ पर कलचुरियों की स्थापना करेंगे। बस इतना मैं आज मैं रोक रहा हूँ, बाकी कल डिटेल में बताऊंगा कलचुरी की उत्पत्ति। ओके, क्या? कलचुरी की उत्पत्ति, जिसमें हम लोग शुरू से देखेंगे। अभी बस जानो कि बाण डायनेस्टी के शासक विक्रमादित्य को हरा करके शंकरगढ़ मुग्धतुंग कलचुरियों की स्थापना करेगा, बस इतना जानो। और 1000 ईस्वी से कलचुरी लोग लगातार शासन करना शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, कलिंग राज, कमल राज, ये सब देखेंगे ना, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव, ये सब देखेंगे ना। तो यहाँ से शुरू होगा कलचुरियों की कहानी। तो आज इतना बाणवंश, इतना ही याद रखो, ठीक है? कांकेर के सोमवंश, कलिंग के सोमवंश कंप्लीट। फनी नागवंश, ओके। हम लोग मध्यकालीन हिस्ट्री में नाग डायनेस्टी देखेंगे, नाग डायनेस्टी, ओके, नाग डायनेस्टी देखेंगे। और इस नाग डायनेस्टी में 2 शाखा देखेंगे, है ना। एक तो कवर्धा का शाखा, कवर्धा के फनी नागवंश, और एक हम लोग देखेंगे बस्तर का शाखा, बस्तर के छिंदक नागवंश। तो एक कवर्धा के फनी नागवंश और एक बस्तर के छिंदक नागवंश। तो ये छिंदक नागवंश पढ़ाऊंगा इसी समय में, कवर्धा का फनी नागवंश भी बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है इसी तरीके से। तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसी कारण मैं इसको छोड़ दिया हूँ, ओके। और एक्चुअल में ये बाद में ही आता है, मध्यकालीन में ही आता है, लेकिन मैं नाग डायनेस्टी में इसको कहानी के थ्रू समझाते हुए बताऊंगा करके छोड़ दिया हूँ। नहीं तो इसके बाद हम लोग फनी नागवंश को पढ़ सकते हैं, ओके। बाकी इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या क्या देखे? तो सबसे पहले हम लोग देखे क्या, तो देखो सोमवंश, सोमवंश के 4 शाखा, मैकल, सिरपुर, कलिंग और कांकेर। ये दोनों कल पढ़ चुके हैं, कलिंग और कांकेर को आज पढ़े हैं, है ना। कलिंग और कांकेर को आज पढ़े हैं, जिसमें मैं बताया सबसे पहले उड़ीसा 9वीं से 11वीं। ट्रिक क्या है? जय भीम धनी चंडी, धनी चंडी क्या बोलेंगे? जय भीम बोलेंगे। ज से जन्मे जय, य से ययाति, भीम से भीमरथ, धनी से धर्मरथ, न से नहुस, ई से इंद्ररथ, चंडी चंडीहर ययाति। फिर उसके बाद फिर से उद्योत केसरी देखेंगे, पुरंजय देखेंगे, जन्मेजय देखेंगे, कर्ण केसरी देखेंगे, जो अंतिम होगा, ठीक है। इसी को हम लोग 2 रूप में देखते हैं, महाभवगुप्त और शिवगुप्त, है ना। महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त।
प्रथम द्वितीय सीक्वेंस चलता है। इसमें मैं बता ही दिया हूँ कौन कौन सा क्या क्या किया है, इसी को हम लोग को देखना था। सबसे पहले देखे शिवगुप्त संस्थापक जन्मेजय को याद रखना, क्योंकि ये 13 ताम्रपत्र याद रख लेना। उपाधि त्रिकलिंगाधिपति कौशलेंद्र, परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज भी बोलते हैं इसी को, महाराजाधिराज, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। महाराजाधिराज, लक्ष्मी जी का अंकन, ययाति में मार मंजूर शिलालेख, उड़ीसा क्षेत्र को जीता, भीमरथ में याद रख लेना आक्रमण लेकिन बचा लेगा, धर्मरथ, परशुराम, द्वितीय परशुराम, राजमुद्रा पर कमल पर बैठी लक्ष्मी जी का अंकन याद कर लेना भाई, ठीक है। सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन धारण किए, तो याद रख लेना महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, ओके, याद कर लेना। फिर नहुस, ये क्या है, मनहूस है, अशांति, अशांति से क्या है, इसका आधा हिस्सा छिना जाएगा, है ना। उसके बाद चंडीहर आयाति फिर से आएगा, फिर वैभव प्राप्त करेगा। उसके बाद उद्योत केसरी, उत्कल और ओड्र क्षेत्र दोनों क्षेत्र से शासन करने वाला। पुरंजय, जन्मेजय और कर्ण केसरी। जन्मेजय को याद रख लेना, ये त्रिकलिंगाधिपति, तो ये पहले नहीं है, इससे पहले बन चुके हैं महाभवगुप्त प्रथम, ओके, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर चुके हैं। कर्ण केसरी याद रख लेना, अंतिम शासक, कैसे कैसे मैं बता दिया। इधर से गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, इधर से त्रिपुरी के शासक खत्म करेंगे। अब उसके बाद कांकेर क्यों देख लिए हम लोग, कांकेर में क्या देखे, देखो कांकेर में 12 से 14 शासक सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव, 3 बेटे कर्ण, आपका कृष्ण, सोम, कर्ण का सिहावा क्षेत्र, कृष्ण का कांकेर क्षेत्र, सोम का बस्तर तहन का पारा क्षेत्र। तो इसका कांकेर शिलालेख मिलेगा, इसका तहन का पारा, और इसका मिल जाएगा सिहावा ताम्रपत्र। 6 मंदिर, 1 भवन, 2 तालाब, 3 मंदिर, और इसमें देखोगे तो गांव दान देने का उल्लेख। अब हम लोग को एक ठो चीज और जानना है, हम लोग जितने भी दान दिया गया है उसको एक साथ देखेंगे, याद करो तो थोड़ा सा दान वाला चीज को एक साथ याद करो, तो करें, करना चाहिए हमको तो, है ना। इससे क्या है, सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखोगे तो सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी देखे थे ना हम लोग, और सातवाहन वंश में देखोगे तो वरदत्त श्री, कुमार वरदत्त श्री, वरदत्त श्री देखोगे तो इन्होंने क्या 1000 गायों का दान किया, ओके, 1000 गाय, है ना, गाय का दान याद रहेगा। क्यों किया था जी, क्योंकि अपनी आयु में, अपनी उम्र में वृद्धि के लिए, इसको याद रखोगे, सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद देखोगे सातवाहन के बाद सरबपुरी, तो सरबपुरी को ऐसे देख लो, सरबपुरी डायनेस्टी, सरबपुरी वंश, ओके। और सरबपुरी वंश में देखोगे तो 2 शासक हुए, 2 शासक, कौन कौन, एक तो नरेंद्र राज और एक आपका देखोगे तो जयराज या मनमात्र बोलते हैं, है ना, नरेंद्र राज और एक जयराज या मनमात्र बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो नरेंद्र राज देखोगे, एक नरेंद्र राज याद हुआ, नरेंद्र राज, और एक देखोगे तो जयराज, इसी को मनमात्र भी बोलते हैं। बताया था ना सरबपुरी डायनेस्टी, सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा, तो याद रख लो इसको। तो इसमें देखोगे तो एक आपको मिलेगा जयराज, एक ब्राह्मण है शंख स्वामी, कौन ब्राह्मण, शंख स्वामी। इन ब्राह्मण को एक सनद लिख कर देते हैं, शंख स्वामी, ब्राह्मण शंख स्वामी को सनद लिख कर, है ना, सनद लिख कर देंगे। अब ये सनद क्या है, तो ये ऐसा मानो कि प्रशस्ति पत्र नहीं होता है कि मैं तुम्हें इस कार्य के लिए ऐसा, इस तरीके से एक प्रमाण पत्र है जिसमें लिखा रहता है, सनद लिख कर देते हैं। कौन, नरेंद्र राज शंख स्वामी को, एक हो गया। जयराज देखोगे, जयराज तो ये विष्णु स्वामी को, एक ब्राह्मण है, कौन, विष्णु स्वामी, कौन जी, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी को ये क्या करेंगे, ग्राम दान करेंगे,
ग्राम दान करेंगे, विष्णु स्वामी को ग्राम दान करेंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो इस समय क्या था, आहार, भुक्ति, भोग, ग्राम, ये चलता था ना। तो भुक्ति के अंतर्गत आने वाले ग्राम दान करते हैं विष्णु स्वामी को। यह सनद से लिख कर दिया गया। ये किसमें उल्लेख है, तो कुरुद ताम्रपत्र, इसके 2 ताम्रपत्र है ना, कुरुद ताम्रपत्र नहीं है क्या, पिपरडुला और कुरुद। पिपरडुला कौन से वर्ष में मिला, 3रे वर्ष, कुरुद 24वें वर्ष। तो कुरुद ताम्रपत्र में सनद लिख कर दिया गया, ऐसा बोला जाता है। जयराज मन मात्र को जानना, ब्राह्मण विष्णु स्वामी को ग्राम दान करेगा, भुक्ति के अंतर्गत आने वाले ग्राम दान करेगा। अब सरब के बाद देखोगे तो कौन सा डायनेस्टी, पांडु वंश, पांडु वंश ना, कौन सी डायनेस्टी, पांडु वंश। और पांडु वंश में देखोगे तो पांडु वंश में एक याद रख लेना, महाशिव तिवारदेव है ना, पांडु वंश में महाशिव तिवारदेव, लिख ही देता हूं। अब महाशिव तिवारदेव कहां, देखो पांडु वंश की स्थापना ही देखोगे तो पांडु वंश की स्थापना सरबपुरियों से हुआ है, क्योंकि सरबपुरी वंश में नरेंद्र राज क्या था, नरेंद्र क्या था, है ना, इंद्रबल था सर्वाधिकाराधिकर्ता। तो उसी से इंद्रबल ने पांडु वंश स्थापित किया था, वास्तविक संस्थापक वही हैं। तो उसके बाद महाशिव तिवारदेव आते हैं। तो सरबपुरी डायनेस्टी के जो परंपरा है गांव दान करने की, उसी को ये आगे बढ़ाएंगे। तो पांडु वंश के महाशिव तिवारदेव ये भी ब्राह्मण को ग्राम दान करते हैं, है ना, ग्राम दान। और इसका उल्लेख जो महाशिव तिवारदेव के राजिम, बोंडा, है ना, ये सब शिलालेख है ना, यहां से पता चलता है। इसके बाद पांडु वंश के बाद देखोगे तो एक आपको जानना है कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश ना, कांकेर के, लिख देता हूं जी, कांकेर के सोमवंश अभी बताया ना, कांकेर के सोमवंश। और कांकेर के सोमवंश में कौन, पंपराज, पंपराज क्या करेंगे, गांव दान देंगे, यहां पर लिख देता हूं, पंपराज क्या करेंगे, गांव दान देंगे ना, ठीक है। तो ये जयपरा और चिखली, ये 2 गांव को दान में देता है, जयपरा और चिखली। उल्लेख तहनकापारा ताम्रपत्र बस्तर में जो मिला है, 2 ताम्रपत्र हैं, इसको जान लेना, ठीक है। तो ये जयपरा और चिखली किसको, ब्राह्मण को देगा, ब्राह्मण विष्णुदेव, है ना, विष्णुदेव आपका, विष्णु याद रख लेना। तो जयपरा और चिखली को ये दान करेगा। तो इतने दान करता है, इसको याद रख लेना, ये डायनेस्टी सबको। सातवाहन वंश के वरदत्त श्री, सरबपुरी वंश के नरेंद्र राज और जयराज, पांडु वंश के महाशिव तिवारदेव और कांकेर वंश के पंपराज, ये सब गांव दान करेंगे। कोई सनद लिख कर देगा, कोई और कुछ दान करेगा। इस प्रकार से ये दान को याद कर लेना भाई। मैं एक बार रिवाइज कराने के उद्देश्य से इसको बताया, नहीं तो ये सब तो अलग अलग डायनेस्टी में बता चुका हूं, है ना। ओके, तो इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट देख लो। अनाउंसमेंट के लिए तो कोई आज पेन ड्राइव लाया नहीं हूं, तो हम लोग ये देख लें कि हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो एक तो एडीओ का क्लास चल रहा है, एडीआई का क्लास चल रहा है ना, समग्र बैच चल रहा है, व्यापम का समग्र बैच। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और आबकारी आरक्षक जस्ट लॉन्च होने वाला है, आप जल्दी से बुक कर लो अभी से। आबकारी आरक्षक व्यापम का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट। इसके बाद पीएससी तो चल ही रहा है भाई, पीएससी चल ही रहा है। इसके अलावा देखोगे तो शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, इसको याद रख लेना, है ना। इतना कोर्स में किसी में भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मीडियम में इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कॉल करिए, ज्वाइन कर सकते हो। या आप CGPSC नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाकर, उससे भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। साथ ही साथ देखोगे
तो ये एडीओ और एडीआई का टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल ही रहा है, टेस्ट सीरीज ना। ओके, टेस्ट सीरीज एडीओ का स्टार्ट हो चुका है, एडीआई का जस्ट आने वाला है। तो ये किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, एडीओ का बुक लेना चाहते हो, यहाँ बुक भी है ना इसका, बेहतरीन बुक, ये बुक खरीदना चाहते हो तो आप कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, है ना, नंबर मिल जाएगा, कॉल करिए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा वीडियो है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। इतना को आपको बताना था। ओके, तो आज का जो ये क्लास कलिंग के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, बाण वंश, इसके बाद और छोटे छोटे चीज़ मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद हुआ होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग कलचुरी डायनेस्टी को। ओके, कलचुरी काल, कलचुरी वंश को हम लोग देखेंगे कल से। तो कलचुरी की उत्पत्ति से मैं शुरू करूँगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री शुरू हो जाता है। 1000 से हम लोग एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे सीधा 1947 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग को जानना था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कलचुरी डायनेस्टी। ओके, थैंक यू।